सबसे पहला फंडा देखा मैंने कि 1/0 क्या होता है जी। अगर मैंने 2/0 लिख दिया, 2/0 लिख दिया, क्या मैं इसको 2 × 1/0 लिख दूं ना? इफ 1/0 इज इनफाइनाइट, अब तुम कहना क्या चाहते हो, ये क्या है 2 × इनफाइनाइट क्या है? खुद फिलहाल के लिए f(x) जो है एक फंक्शन है। यदि आपने यहाँ पे f1 निकालने की कोशिश की, मतलब यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? f3 निकाला तो क्या आ जाएगा 7। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि हमें क्वेश्चंस में दो तरीके से फंक्शन मिलता है, या तो कुछ ऐसी मैपिंग में दे दे, ठीक ना दिया, और या फिर इक्वेशन में दे दे। देखो यहाँ पर क्या है, इस बात को समझ लो। यहाँ पे ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बहुत सारे। उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। वो सारे कॉन्सेप्ट मिलके सवाल बनाते हैं, ना कि इंडिविजुअल सवाल बनेगा। ऐसा सवाल बने ना बने वो जरूरी नहीं है, इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके सवाल बनेगा। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इनफाइनाइट क्या है। व्हाट इज दिस इनफाइनाइट? अभी तक आपने इस शब्द के बारे में सुना ही है, नहीं ना? तो यानी फंक्शन में जैसे कि आप जानते हैं बताइए फंक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3 की आपकी 2 मैपिंग्स आई हैं, ठीक है, इसको हटा देते। अब फंक्शन है कि नहीं है? अभी फंक्शन है। अभी फंक्शन है कि नहीं है? क्यों नहीं है? 4 की भी मैपिंग होनी चाहिए थी, शाबाश। बस ये 2 बातें थी, हम लोग सीख चुके हैं। अब देखो यहाँ पे फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन डिफाइन होता है किसी मतलब स्मॉल लेटर से, जैसे एफ, जी, एच। मोस्ट पॉपुलरली एफ, जी, एच का यूज करते हैं। F1, F2, F3 ऐसा भी करते हैं, G1, G2, G3 ऐसे भी फंक्शन का नेम लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो तुमको दिमाग में रखना है कि फंक्शन, अगर आपको याद है तो मैंने 2 डेफिनेशन लिखाई थी। नीचे वाली डेफिनेशन जो थी वो थी y = fx की, सही है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या समझना चाहिए y = fx से? ये है x की वैल्यूज, ये है y की वैल्यूज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5। ध्यान से देखना, जैसे कि x की वैल्यू, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ फंक्शन को हल्का सा, ताकि आपको समझना आसान पड़े। अभी भी फंक्शन ही है, ठीक है। तो f1 का वैल्यू क्या होगा? 5, शाबाश। f2 का वैल्यू, f3 का वैल्यू। अब देखो ये तो हम तब निकाल पा रहे हैं ना जब हमें मैपिंग दिया होना चाहिए, मतलब हमें ये इस तरीके से एरो के फॉर्म में पता हो तब तो हम निकाल पाएंगे कि ये क्या क्या है। ये जनरली तो दिया नहीं होता है फंक्शंस के अंदर। अब शुद्ध क्या होता है, उनको निकालने के तो दूसरे तरीके होते हैं। कैसे? कि मैं x में और y में कोई रिलेशन फाइंड कर लूं, कोई इक्वेशन टाइप का, ठीक है। जैसे कि मैंने फाइंड किया, जैसे कि इसी का ही मैं रिलेशन फाइंड करना चाहूं, मैं लिख दूं fx x + 4। अगर मैं इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए, अगर मैंने लिख दिया fx = x + 4, समझना जरा। क्या आप लोग ये इस टाइप का कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। पॉलिनोमियल निकालिए क्लास 9th और 10th में, जीरोस निकालना पॉलिनोमियल्स के। तो जीरोस निकालते समय वहां पर आप 1, 2, 3 ऐसी वैल्यू पुट करते थे। P1 की वैल्यू 0y किया, P2 की वैल्यू 0y किया, तो आप क्या करते थे? Px होता था पॉलिनोमियल, Px = सम वैल्यू काइंड ऑफ x², 2x + 3 इस टाइप की, और आप उसमें 1, 2, 3 रखते थे, तो आप x की जगह भी 1, 2, 3 रखते थे। सो देखिए वो जो पॉलिनोमियल था वो एक फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल टाइप का एक फंक्शन होता है, यहाँ पढ़ेंगे हम। फिलहाल के लिए fx जो है एक फंक्शन है। यदि आपने यहाँ पे f1 निकालने की कोशिश की, मतलब यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 मिनट। f2 निकाला, क्या आएगा? 2 + 4 क्या आ जाएगा? 6, सही है कि नहीं? f3 निकाला तो क्या आ जाएगा? 7। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है
कि हमें क्वेश्चंस में दो तरीके से फंक्शन मिलता है, या तो कुछ ऐसी मैपिंग में दे दे, ठीक ना दिया, और या फिर इक्वेशन में दे दे। सो इक्वेशन को बोल दो चाहे आपका मैपिंग को बोल दो, दोनों आपके यहाँ पे फंक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम इक्वेशंस में ही, मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, ना कि हर बार ये मैपिंग को ही आपका यूज़ करने वाले हैं, ठीक। अच्छा, लेकिन मैंने ये बता दिया है कि ये मैपिंग का इसका एक ही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, एक ही आंसर आता है, चिंता ना करें, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से फंक्शन में आपकी क्या क्या कैटेगरी आती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एफ एक्स इजगल टू एक्स स्क्वायर लिख दूँ। सो जब मैं एफ एक्स इजगल टू एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एफ एक्स इजगल टू एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, सी एफ एक्स कुछ और नहीं है, क्या है, बाई। एफ एक्स कुछ और नहीं है, क्या है, बाई। चाहे सवाल में बाई इजगल टू एक्स स्क्वायर लिखा हो, चाहे सवाल में एफ एक्स इजगल टू एक्स स्क्वायर लिखा हो, एफ एक्स की जगह हर जगह क्या रख सकते हैं, बाई रख सकते हैं, ठीक। सो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बाई इजगल टू एक्स स्क्वायर, बाई इजगल टू एक्स स्क्वायर का एक्स इजगल टू बाई स्क्वायर का, ठीक। इसको समझना जरूरी है। कैसे है जरूरी, यदि आप यहाँ पर x की वैल्यू रखना शुरू करेंगे, सम वैल्यू, सम काइंड ऑफ वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी 1 रखा वैल्यू, तो बाई क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, x का वैल्यू 4 रखा, बाई क्या आएगा, 4 का s का क्या आ जाएगा, 16 आएगा ना। यहाँ पे रखो x का वैल्यू 4, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा कि नहीं होगा, होगा। बाई क्या आएगा, +-2, ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। सो ये लगता है जैसे इक्वेशन है, फंक्शन होना चाहिए, लेकिन फंक्शन है ही नहीं है। क्यों नहीं है ये फंक्शन, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y के पास दो वैल्यूज हैं। आपने यही पढ़ा ना, x की एक वैल्यू के लिए y के पास क्या होनी चाहिए, 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही हैं। अब अगर तुमको इसको फंक्शन बनाना है तो तुम्हें ये पहले से डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्या तुम पॉजिटिव वाले लेना चाहते हो कि नेगेटिव वाले लेना चाहते हो। बता दो कि भैया हम पॉजिटिव लेना चाहते हैं, तो भैया पॉजिटिव रहेगा तो फंक्शन है। जैसे इसी सवाल में अब फंक्शन हो गया ना फंक्शन, क्योंकि देखो x तुम कुछ भी रख लो, बाई वो कह रहा है कुछ भी हो पॉजिटिव है भैया। बाई अगर पॉजिटिव है तो इस हिसाब से तो आपका बाई +-2 आ ही नहीं सकता। अगर +-2 आया तो आप लिखना पड़ेगा कि बाई कैन नॉट बी इक्वल टू -2। भाई बाई तो -2 नहीं हो सकता है, भाई बाई -2 हो नहीं सकता है, इसलिए फंक्शन रहेगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऐसा केस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कह देते हैं कि ये पॉजिटिव वैल्यू जो है आपकी फंक्शन के अंदर आएगी, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नाउ देखो यहाँ पर क्या है, इस बात को समझ लो। यहाँ पे ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, छोटे, ठीक है। छोटे कॉन्सेप्ट हैं बहुत सारे, उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। वो सारे कॉन्सेप्ट मिल के सवाल बनाते हैं, ना कि इंडिविजुअल सवाल बनेगा। ऐसा सवाल बने ना बने वो जरूरी नहीं है, इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके सवाल बनेगा। सो आपको पहले छोटी बातों को समझना है, उसके बाद हम मान लिए कि अपने मेन लक्ष्य पे आएंगे, जो हमारा फंक्शन को समझने का टॉपिक है, ठीक। अच्छा, या अच्छे ढंग के सवाल हैं, आपने इतनी कहानी देख ली है। अब इसके बाद आता है यहाँ पर आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसे कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इनफाइनाइट क्या है, व्हाट इज दिस इनफाइनाइट। अभी तक आपने इस शब्द के बारे में सुना ही है, नहीं ना, यानी कह देते कि ये x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, ठीक ना। तो इनफाइनाइट है क्या, क्योंकि इनफाइनाइट की कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होने वाले हैं। अब आपके मान लिए कि जैसे कि मैं आपसे ही पूछूं -10/0 की वैल्यू क्या है, 0.0 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या है, इस वाले की, ये प्रॉब्लम्स है ना, नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है डिफाइंड। आप सोचा कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो है इनफाइनाइट, और वो भी इनफाइनाइट नहीं है, -इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट।
तो अब क्या है ना, ये चीजें कैलकुलस में आने लगेंगी अब, ठीक है, फंक्शंस के डोमेन रेंज में आने लगेंगी। तो ऐसा होने के कारण हमको ये चीज सीख लेनी चाहिए। और ये आपकी किताब में जाने क्यों नहीं पढ़ाया जाना, मतलब नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि पढ़ाया जाना चाहिए। बोर्ड वाले बच्चों को भी इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। सुने, देखो बच्चे, सबसे पहले सीखेंगे हम इनफाइनाइट को, कि क्या है एक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इज ए वेरी लार्ज नंबर इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट। किसी कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, जिसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करवाना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मान लीजिए कि एक क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए कि आपका आटे का एक बोरी लिया, आटे का एक बोरी लिया, ठीक है दिखाई। उस आटे की बोरी में आटे के बहुत ही, मान लीजिए गेहूं के छोटे 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 पीस दिए दाने हैं, ठीक है दिखाई, छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। अब हम आपसे कहें कि वो पार्टिकल्स का काउंट कितना है, पार्टिकल्स का काउंट कितना, आप सभी लोग जानते हैं करोड़ों अरबों खरबों में आएगा वो तो काउंट, ठीक है, ऑब्वियस बात है। हमारे लिए तो ठीक है, मान लेंगे, चलो ठीक है कि हमने वैसे नंबर्स फिर भी देखे हैं। किसी चींटी के लिए वो कितना बड़ा काउंट है, अगर उसको बार बार ले जाना पड़े तो हर एक पार्टिकल्स को, वो बहुत ही बड़ा लार्ज नंबर है, जिसको वो कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है ना। यही है हमारे साथ में रियल लाइफ में, कि हम जिन नंबर्स के साथ डील करते हैं ना, वो नंबर्स कहाँ तक लिमिटेड है। मान लिए कि आपने भी जैसे कि मनी के केसेस में देखा ही है, अक्सर मनी ही इस ग्राउंड पे आता है। मान लिए कि आपने बिलियनियर ट्रिलियनियर तक की कहानी सुनी है, 10⁻12 की कहानी जहाँ तक है वहाँ पे ट्रिलियनियर बन जाते हैं, ठीक है। वैसे कोई है नहीं अभी तक ट्रिलियनियर इस दुनिया में, ठीक है, बिलियनियर्स तक ही बन पाए, ठीक है। अच्छा, फिलहाल के लिए 10⁻12 तक की आपकी कहानी में, आपके ट्रिलियनियर तक की कहानी। अब 10⁻12 कोई बड़ी बात नहीं है, कितना है आपके 3, ये भी 3। जबकि तुमने एटम्स के बारे में सुना है, 1 मोल में ही 10⁻23 आ जाते हैं। अरे आ जाते कि नहीं आ जाते हैं, तो 10⁻23 तक है। आप देख रहे हैं पार्टिकल्स कितने बड़े लेवल पे हैं, और ये कितना छोटा सा नंबर है। सो अब क्या है ना, ये तो कॉन्टेक्स्ट पे हो गई ना कहानी। ये नंबर भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर आप पॉइंट की कैलकुलेशन करना चाहें उसके लिए बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहते तो बहुत छोटा नंबर है। तो इट्स ऑल अबाउट रिलेटिव मैटर, कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना बड़ा आ रहा है। सो इनफाइनाइट इज ए वेरी लार्ज नंबर इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर क्वेश्चंस। हमारे क्वेश्चंस के लिए जनरली हम इनफाइनाइट को बहुत लार्ज नंबर मानेंगे। इनफाइनाइट को यदि आपने कह दिया कि इनफाइनाइट इज दिस नंबर इज इनफाइनाइट, और आपने कह दिया बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है दिया, हम उसमें एक ऐड कर देंगे, कह दे तुमसे भी बड़ा नंबर है। भाई नंबर के कैलकुलेशन में तो एक ऐड हो ही जाता है। अरे हो जाता कि नहीं हो जाता। आपने यहाँ पे मान लीजिए 5 लाख डिजिट का नंबर लिख दिया। अरे 5 लाख डिजिट बोल रहा हूं मैं, डिजिट समझे ना, जैसे कि इसे केवल 12 डिजिट है, मतलब 13 डिजिट है। ऐसे तुमने लिखने शुरू कर दिया, मतलब वहां से दीवार पे लिखना शुरू किया 1000, ऐसे लगाते लिख दिया। हमने वहां पर प्लस का 1 और ऐड कर दिया, सो उससे बड़ा नंबर आ गया। इन्होंने +2 ऐड कर दिया और बड़ा नंबर आ गया। बस समझ में आया ना। सो ये लिमिटेशन नहीं है इस बात की कि भैया कि ये कहाँ तक जाना है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, इनफाइनाइट को। क्यों यूज करते हैं, एक बहुत लार्ज नंबर को डिफाइन करने के लिए कि बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। अच्छा, इतना बात समझ में आ गया कि इनफाइनाइट क्या समझना चाहिए। अब समझते हैं इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में कहाँ से इन्वॉल्व होगा, कहाँ से आएगा इनफाइनाइट का कैलकुलेशन। आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो बच्चे, क्या है यहाँ पे चक्कर क्या है, थोड़ा सा डिवीजन के बारे में देखते हैं। डिवीजन से आपका कहानी समझ में आएगी। जैसे कि मैंने आपका डिवाइड किया 1/10 को, या 1/10, हाँ चलो 1/10 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 1/10 को, ठीक है, 1/10 को यदि डिवाइड किया तो कितना उत्तर आता है आपका 0.1। कितना आता है आपका 0.1, यही आता है आपका उत्तर। अब अगर मैंने इस नंबर को घटाना शुरू कर दिया, इस नंबर को कम करना शुरू कर दिया, जैसे कि 1/2, कितना आंसर आएगा 0.5। आएगा कि नहीं आएगा, जरा गौर से देखना।
जैसे जैसे मैं नीचे वाले डिनोमिनेटर को घटा रहा हूं मेरा आंसर बढ़ रहा है। 0.1 से बड़ा नंबर आया 0.5, मैंने इसको कर दिया 0.1 और छोटा नंबर 2 से छोटा हो गया। कितना हो गया आपका ये 10, डिवाइड हो जाएगा ना 0.0001, 10,000। समझ में आया? 0.10 लाख, 10 लाख। अब आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे हम ये नीचे वाला नंबर घटाते चले जा रहे हैं, मतलब छोटा करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे ये नंबर बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। यस और नो? अगर मैं इस नंबर को गौर से देखूं तो ये नंबर कैसे हो रहे हैं, ये नंबर, इन नंबर्स को जो डिनोमिनेटर वाले नंबर हैं, इन नंबर्स को नंबर लाइन पर लिखना शुरू करते हैं। किस पर लिखना शुरू करते हैं? नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर गौर से करना, यहां पर होगा 0, यहां पर था 1, चलो यहां पर कर देते हैं, ठीक है, ठीक। हाँ, यहां पर है 0, यहां पर है 1, यहां पर कहीं पर है 2, यहां पर कहीं पर है, अरे मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया, ठीक है। सो 10 मेरा दोस्त यहां पर था, फिर 2 किया तो वो यहां पर आया, फिर 0.1 इससे छोटा होगा कहीं पर, यहां पर कहीं मान लीजिए कि यहां पर कहीं है 0.01 उससे छोटा है, 0.0 और छोटा है। अगर आप गौर से देखें, जैसे जैसे मैं नंबर को छोटा कर रहा हूं मेरे नंबर किसकी ओर जा रहे हैं? 0 की ओर जा रहे कि नहीं आ रहे? 0 की साइड हो रहे हैं सारे नंबर, ठीक है। अगर मैं और छोटा कर दूं 1.0.00050 टाइम 0 देन 1, मेरा नंबर और क्लोज में आ जाएगा 0 के। क्या मेरा नंबर कभी 0 को पार कर पाएगा? 0 पार नहीं कर पाएगा मेरा नंबर, क्योंकि मैं नेगेटिव लगाऊंगा नहीं। 0 पार करने का मतलब इस साइड तो लोग कौन से हैं? नेगेटिव वाले, तो मैं नेगेटिव कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। पॉजिटिव में अगर रखूंगा नंबर्स को, मैं 0.0050 लाख बार लिख दिया मैंने 0000 लास्ट में 1, तो उसके एंड में मुझे कैसा नंबर मिलेगा? मुझे बहुत ही क्लोज टू 0 नंबर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और उस केस में मुझे यहां पर एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि जैसे ही मैंने यहां पे मान लिए 5 जीरो रखे, मुझे 10 लाख पहुंच गया। मैं 50 लाख जीरो अगर मैंने रख दिए तो मेरे पास एक बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट नंबर मिलेगा, 10⁻50 लाख, इतना बड़ा नंबर मिलेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे मैं क्लोज हो रहा हूं ना, मेरे पास नंबर उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। इसी बेसिस पर, इसी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर मैं कह सकता हूं, अगर मैंने 1/0 रख दिया, मैं बिल्कुल ही 0 पे ही आ गया, तो बहुत ही लार्ज नंबर जिसको डिफाइन करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुन लीजिए एक बार। जैसे जैसे मैं छोटा करता रहा था नंबर को, जैसे जैसे छोटा कर रहा था, मेरा फाइनल आंसर बहुत बड़ा होता जा रहा था। मैंने कहा लेकिन मैं जैसे जैसे छोटा कर रहा था, मैं किसके पास में जा रहा था? 0 के पास में। और मैं जैसे जैसे बिल्कुल क्लोज टू 0 पहुंचूंगा, मेरा नंबर बहुत बड़ा होने लगेगा। और मैं बहुत ही लार्ज नंबर को क्या बोल रहा था? इनफाइनाइट। तो जब मैं बिल्कुल ही 0 पुट कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? लेकिन 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 क्या आप ऐसा लिख दिया, ठीक है, और क्या आप इसको इनफाइनाइट मानेंगे? यही तो फंडा है। आपने जैसे वैल्यू को इनफाइनाइट के इक्वल कर दिया तो इनफाइनाइट की तो वैल्यू आ गई ना। अगेन मैंने पहले कहा है, इनफाइनाइट की अगर आपने वैल्यू रख दी तो मैं उससे बड़े नंबर पे आ जाऊंगा। तो आप अगर आप किसी चीज की वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं, देन उस केस में उसको इनफाइनाइट नहीं बोल पाएंगे आप। इनफाइनाइट तो मिलेगा टेंस टू करने पर। टेंस टू करने का मतलब उसकी ओर जाने पर, बड़े नंबर की, लार्जेस्ट नंबर की क्लोज होने पर जो लार्जेस्ट टू लार्जेस्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? आपका इनफाइनाइट। सो आज के बाद क्या सीखा हमने? फॉर्मूला 1/0 जहां पे भी देखेंगे वहां पे क्या मिलेगा? आपका इनफाइनाइट। अब सुने, यहां पे सबसे पहला फंडा देखा मैंने कि 1/0 क्या होता है जी। अगर मैंने 2/0 लिख दिया, 2/0 लिख दिया, क्या मैं इसको 2 × 1/0 लिख दूं? ना, इफ 1/0 इज इनफाइनाइट। अब तुम कहना क्या चाहते हो? ये क्या है? 2 × इनफाइनाइट क्या है? खुद सुनना। 2 × 10 क्या होता था? 20। मतलब 20 10 से बड़ा आता था कि नहीं आता था? 2 × 100 क्या होता? 200। तो 200 100 से बड़ा आया। 2 × 1000 2000 2000 1000 से बड़ा। 2 × इनफाइनाइट इज ऑल्सो इनफाइनाइट, क्योंकि वो तो उससे भी क्या आएगा? बड़ा।
बात सही है क्या थी क्या नहीं? सो नाउ ये इसका आंसर भी क्या आया, 3 इंटू 0 क्या आया, इनफाइनाइट। 4 इंटू 0 क्या आया, कोई भी नंबर अपॉन 0 क्या करेंगे, इनफाइनाइट, अनटिल अनलेस माइनस का साइन ना लिखा हो। माइनस आएगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा गौर से देखना बच्चे, एक और इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूँ कि भैया ऐसे आज तक हम जो करते चले आए हैं कि अगर भैया 2/x बाई होता था तो 2 को आप x इंटू बाई लिख देते कि नहीं लिख देते थे, लिख देते थे। तो भैया क्या यहां पर भी कर देंगे कि भैया 0 इंटू इन्फाइनाइट को क्या आप 1 लिख दें, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। उसका रीजन दे रहा हूं, रीजन तो कई सारे दूंगा, लेकिन आपके सामने एक और रीजन लिखा है। अगर 0 इंटू इन्फाइनाइट 1 है तो इस हिसाब से 0 इंटू इन्फाइनाइट 2 भी है, और 3/0 करोगे तो वो भी आ जाएगा, 4/0 करोगे तो वो भी आ जाएगा। सो बेसिकली ये तो नहीं होने वाला है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे आप मेथड। अब इसके मैं कई सारे रीजन दूंगा यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लिकेशन ना करने के। देखो पहला केस तो ये कि ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं कभी। 0 इंटू इन्फाइनाइट इज नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में इसी को कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। डिटरमाइन करना, उसकी वैल्यू फाइंड करना। इनडिटरमाइन हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। देखिए क्यों नहीं फाइंड कर सकते, उसको देखता हूं। देखो बच्चे, 0 की एक खास प्रॉपर्टी है, 0 की खास प्रॉपर्टी है 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 3 इज इक्वल टू। बोलो बात सही है क्या? ठीक है। नाउ इनफाइनाइट की भी एक खास प्रॉपर्टी है, इनफाइनाइट इंटू 2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट इंटू 3 इज इक्वल टू। अरे अभी हाल तो बताया, अरे आपने इनफाइनाइट का 3 टाइम्स किया तो और बड़ा नंबर आ जाएगा विच इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का 2 टाइम किया तो और बड़ा नंबर आ जाएगा विच इज ऑल्सो इनफाइनाइट। तो दोनों की प्रॉपर्टी में एक चीज देखी आपने, 0 इंटू समथिंग कर रहे हैं तो वो क्या दे रहा है आपका 0, और इनफाइनाइट इंटू समथिंग कर रहे हैं तो इनफाइनाइट, और अगर धोखे से आपने 0 इंटू इनफाइनाइट कर दिया, दैट इज व्हाट, ये डिफाइंड नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 0 इंटू इनफाइनाइट का आंसर क्या निकलेगा? फिर आप 0 की प्रॉपर्टी से 0 लिखेंगे, इनफाइनाइट की प्रॉपर्टी से इनफाइनाइट लिखेंगे। सो इसका नॉट डिफाइंड केस बनता है। एक रीजन ये भी और एक रीजन ये भी बता दिया कि आप ऐसे कोई भी आंसर को, फिर तो कोई भी आंसर है इसका इस हिसाब से 3/0 इज इनफाइनाइट, सो बेसिकली इनफाइनाइट इंटू 0 इज ऑल्सो 3। तो इसीलिए ये जो है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में आता है। इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स 7 टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आपकी मैथमेटिक्स में रखे गए हैं। क्या हैं वो 7 टाइप के? देखो पहला 0 इंटू इन्फाइनाइट। बच्चे गौर से देखना, इन्फाइनाइट अंकल को क्या मैं 1/0 लिख दूं? लिख दूं? यदि ये 1/0 इन्फाइनाइट है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो? 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 0। सो 0/0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। जिसे आप अभी कह रहे थे ना 0/0 इज 1 और कैंसिल आउट कर रहे थे ऐसा टाइप का, तो 0/0 इज नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में फाइंड नहीं कर पाएंगे आप इसकी वैल्यू। देयर आर सम वेज यूजिंग द लिमिट्स, आपका चैप्टर पढ़ेंगे, इसीलिए तो ये चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं मैथमेटिक्स में। इस चैप्टर का एंड करेंगे और चैप्टर नंबर 13 शुरू होगा, लिमिट एंड डेरिवेटिव। अभी नहीं, जब पढ़ेंगे यहीं से कॉन्टेक्स्ट से पढ़ेंगे, वहाँ पे आप पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में। क्लोज टेंस की वैल्यू कैसे निकाल करते हैं? टेंस मतलब जब हम उस वैल्यू को तो फाइंड नहीं कर पाते हैं लेकिन उसके क्लोज की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो उस केस में 0/0 की सम लिमिट्स को डिफाइन कर दिया जाता है। देयर आर सम लॉज लाइक लॉपिटल लॉ, या इस प्रकार के लॉज भी हैं जो कि आपका मान लीजिए कि आपके इस प्रकार की वैल्यूज को डिफरेंशिएशन की हेल्प से फाइंड भी करते हैं। फिलहाल के लिए हल्ला नहीं, सुने, फिलहाल के लिए तो उतना समझते हैं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट का है। 0/0 इज नॉट डिफाइंड, 0 इंटू इन्फिनिट इज नॉट, दीज आर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। नाउ ध्यान से सुनना, बात ना करें प्लीज। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट से इस 0 को मैं 1/इनफाइनाइट लिख सकता हूं। कैसे? इसको तो मैं कर ही सकता, इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, इसको नीचे पहुंचा दूंगा, इसको यहां पहुंचा दूंगा। सो 1/इनफाइनाइट क्या आ जाएगा आपका? तो भैया यहाँ पर इस 0 की जगह क्या लिख दूंगा, सॉरी आपका, हाँ 0 की जगह क्या लिख दूंगा? 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अपॉन क्या जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज 1। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आती है, शांत रहें, कि इनफाइनाइट में से यदि आपने इनफाइनाइट को माइनस किया, जस्ट लाइक जैसे 5 - 5 करते हैं, तो आप कैंसिल लिख के क्या कर देते हैं? 0।
लेकिन ये 0 नहीं होता है, ये कैंसलेशन में नहीं जाता है। क्यों? इसका रीजन आप देंगे, अगर आप मैथमेटिक्स समझ चुके हैं थोड़ा मोड़ा तो मिल जाएगी। क्योंकि इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट में ये प्रॉब्लम है। आपने यहाँ पे क्या लिखा? इन्फाइनाइट इंटू समथिंग इज इन्फाइनाइट, बट दिस इन्फाइनाइट इज लार्जर देन दिस इन्फाइनाइट। लेकिन होगा कि नहीं होगा? लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं है कितना लार्जर है, तो माइनस कैसे निकालेंगे? जैसे कि आप 10 - 2 करते हैं तो आप ये निकालते हैं ना 2 10 से कितना लार्जर है, 8 ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो अब ये इससे कितना लार्जर हुआ ये तो पता ही नहीं चलेगा, ये इससे कितना लार्जर है ये भी पता नहीं चलेगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन इनडिटरमिनेट नंबर। सो इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट को आप कैंसिल नहीं कर पाते हैं, बेसिकली ये वैल्यू 0 नहीं हो पाती है, दिस बिकम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ये फाइंड नहीं कर पाएंगे आप। नेक्स्ट, ये 3 पावर्स और होती हैं जो कि डिटरमाइन नहीं होती, अभी नहीं सीख पाएंगे आप, अभी आप सीखेंगे। थोड़ा सा आपने सीखा है लॉग के बारे में, पढ़ा है log x का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही होगा 1/x, ठीक ना? देखा नहीं, ये ऐसे यूज नहीं होने वाले हैं जैसे आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू कहीं आने वाली है। x और y में जब आएंगे तो ये सोचना खुद पड़ेगा कि ये कौन से फॉर्म में तो नहीं जा रहा है, और उस केस में आपको आएगी प्रॉब्लम। तो देखो यहां पर 2 और इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने क्वेश्चन में आनी नहीं चाहिए या क्वेश्चन के अंदर हमें ध्यान देनी चाहिए। एक तो ये खुद 1/0, 1/0 मतलब डिनोमिनेटर का 0 होना सही बात नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर का 0 होगा तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे उस वैल्यू को, वो वैल्यू जो है इन्फिनिट टेंड्स करेगी, ठीक। साथ में इसके आगे क्या लिख रहा हूं, ये क्या बोल सकता हूं, इनको नाम दे रहा हूं मैं इनवैलिड फॉर्म्स, इनवैलिड फॉर्म्स, ठीक है। अभी आता हूं इसकी कहानी पे। साथ में अंडरवुड में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, समझ गए होंगे अंडरवुड के नेगेटिव नंबर का केस, क्योंकि हम बात करते हैं रियल नंबर्स से मोस्ट ऑफ द टाइम, और अंडरवुड में नेगेटिव आएगा विच मीन्स विच लीड्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा, आयोटा आएगा उसके अंदर जब आप सॉल्व करोगे। माइनस अंडरवुड ऑफ -36 इज +-6 आयोटा, बस सही ना देखा नहीं। सो वो हमें नहीं करना है यहाँ पे, तो अंडरवुड के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब ड्रामा कर क्यों रहा हूँ, अभी हल बताता हूँ। इस ड्रामा के पीछे आपका होमवर्क है, टॉपिक का नाम लिखता हूँ डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज। अभी आपने रिलेशन का देखा ना डोमेन रेंज, इसके फंक्शन के डोमेन एंड रेंज मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखता हूं, वैलिड वैल्यूज ऑफ x, दिस इज वैलिड वैल्यूज ऑफ y। देखो इसको समझ लो, इंडिया में कोई किताब नहीं है जहां पे ये डेफिनेशन लिखी है। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाता हूं डोमेन और रेंज, आप जेई एडवांस के क्वेश्चन कर लेंगे अगर आपने डोमेन रेंज को तरीके से समझा, क्योंकि किताबों में डोमेन रेंज समझने और समझाने के लिए वो वैसी बात कहते हैं सेट ए सेट बी डिफाइन करेंगे, ये दुनियादारी। मैं पढ़ाता हूँ दूसरे तरीके से, यहाँ पे बताता हूँ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पहले पढ़ा देता हूँ, इसको नाम देता हूँ क्या, इनवैलिड फॉर्म्स, और आपका जबकि यहाँ पे क्या लिख दिया, वैलिड वैल्यूज। तो ये जो है ये वैल्यूज, ये जो फॉर्म्स या वैल्यूज जो आई हैं ये है इनवैलिड, और मैं कह रहा हूं कि हमको शामिल करना है वैलिड। तो तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से x हैं, कौन कौन से y's हैं जिन पर ये वैल्यू नहीं आती हैं, क्योंकि जिन पर ये आएंगी वो इनवैलिड बना देंगी। तुमको क्या चाहिए, वैलिड। अब देखो इसका एग्जांपल से सीखते हैं तुरंत, अभी हाथ सीख जाएंगे। देखिए y = 1/x, मैंने आपसे कहा ये फंक्शन है कि नहीं है फंक्शन, क्योंकि fx = 1/x के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है ना। इसका मैंने कहा कि इसके डोमेन और रेंज को फाइंड कीजिए। तुमने क्या किया, तुमने 2 चीजों को सीखना है। जब आप डोमेन फाइंड करोगे सारे x इस साइड आना चाहिए, अकेला y इस साइड। जब आप रेंज फाइंड करेंगे सारे y इस साइड कर दो, अकेला x इस साइड। अब उल्टा करना है, मतलब जब आप डोमेन को फाइंड करेंगे, डोमेन किसकी वैल्यूज है, x की, तो सारे x इस साइड। जब आप रेंज फाइंड करेंगे तो सारे y इस साइड, अच्छा राइट साइड। देखना मैं आपसे ये कह रहा हूं कि x यहां पर क्या क्या वैल्यू ले सकता है ताकि y वैलिड बना रहे। x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, x को अगर मैंने 1 2 3 रखा
तो कोई दिक्कत है बाई को क्या? 1/1 इज डिफाइंड, 1/2 इज डिफाइंड, 1/3 इज डिफाइंड। एक्स को अगर हमने -1 रखा देन माइनस आ जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव -1 आ जाएगा। -2 रखा तो -1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने एक्स को 0 रखा तो क्या बाई डिफाइन होगा? नाउ बाई विल बिकम एन इनवैलिड फॉर्म। बात समझ में आया कि नहीं आया? सो एक्स कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट दी 0। सो डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के सेट में से 0 को हटा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? रियल नंबर के सेट में से आपने क्या हटा दिया? 0 हटा दिया। भैया रियल नंबर के सेट में से 0 हटा, सारे पॉजिटिव शामिल हो गए, सारे नेगेटिव शामिल हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स की वैल्यू रखने पर कोई ना कोई वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अच्छा, ये बन जाएगा डोमेन R-0। ठीक, अब यदि मुझे रेंज निकालना है इसका, तो रेंज निकालते समय मुझे क्या करना है? मुझे सारे बाई इस साइड पहुंचाना पड़ेगा, एक्स को इस साइड लाना पड़ेगा। सो देखोगे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यहीं पे कर देता हूँ। चलो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्स को यहाँ पे पहुंचा दूंगा, बाई को यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बाई क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है बाई, सिंपल। और कोई बाई को दिक्कत है? बाई कुछ भी रख दो, एक्स तो आ ही जाएगा ना वैल्यू। बाई बिलोंग्स टू R-0। ना रेंज क्या बनेगा? R-0। यहां पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, डोमेन फाइंड करना है, फाइंड डोमेन। चलो डोमेन एंड रेंज दोनों निकाल देते हैं। बाई इज इक्वल टू 1/x-2। अब देखो, अब तुमको वही आइडियोलॉजी अपनानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा काम चलेगा इन दो चीजों, नीचे अलग से लिखी है इसलिए, पहला और दूसरा। ये नहीं आना चाहिए अपने आंसर्स में। नीचे क्या नहीं आना चाहिए? 0। खुद बताओ, x की किस वैल्यू के लिए नीचे वाला 0 होगा? 2। सही है क्या नहीं? अब चक्कर क्या है, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि नीचे वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? सही है, 2 इस साइड पहुंचेंगे। x क्या नहीं होगा? x क्या क्या हो सकता है? सारे रियल नंबर सिवाय किसके? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहां पर मुझे बाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? ये हो गया डोमेन। रेंज निकालना है, तो x-2 को यहां पहुंचाऊंगा, बाई को यहां पर, 2 को इस साइड। बताइए बाई क्या नहीं हो सकता है? 0। बाई क्या नहीं हो सकता है? 0। तो बाई बिलोंग्स टू R-0। R में से सारे नंबर सिर्फ 0 को छोड़ दीजिए। सो रेंज क्या बन जाएगी? R-0। ठीक, एक और क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज। ये लिखा